सोचिए, 19वीं सदी का वक्त है। पूर्वी एशिया के दो बड़े दिग्गज चीन और जापान दोनों के सामने एक ही चुनौती खड़ी है, पश्चिम की बढ़ती हुई ताकत। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने जो रास्ते चुने वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझेंगे कि कैसे उनके फैसलों ने न सिर्फ उनका बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य ही बदल के रख दिया। तो मुद्दा बिल्कुल सीधा था। दोनों ही देशों के सामने एक ही बड़ा और मुश्किल सवाल था। क्या वो पश्चिमी ताकतों की तरह खुद को आधुनिक बनाए या फिर उनकी ताकत के सामने घुटने टेक दे और उनके गुलाम बन जाए? ये कोई मामूली चुनाव नहीं था, ये तो उनके वजूद का सवाल बन गया था। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग दुनियाएं देख रहे हैं। एक तरफ है चीन, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसकी सदियों पुरानी अपनी परंपराएं हैं, और दूसरी तरफ है जापान, एक छोटा सा द्वीपों वाला देश जो लंबे समय से दुनिया से कटा हुआ था। चुनौती एक ही थी, पर उनके जवाब बिल्कुल जुदा होने वाले थे। ठीक है, तो चलिए पहले जापान की कहानी में उतरते हैं। ये अपने आप में एक कमाल की बात है कि कैसे एक अलग थलग पड़ा हुआ सामंती देश कुछ ही दशकों में एक वर्ल्ड पावर बन गया। आखिर कैसे हुआ ये सब? देखिए, सब कुछ 1853 में उस एक झटके के साथ शुरू हुआ। अमेरिकी कमोडोर पेरी अपने विशाल काले जहाज़ों के साथ जापान के तट पर आ धमके। जापानियों को ये समझने में देर नहीं लगी कि उनकी पारंपरिक तलवारें इन भाप से चलने वाले युद्धपोतों का मुकाबला नहीं कर सकती। बाहरी दुनिया से आए इसी खतरे ने बदलाव की आग लगा दी। और फिर आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़, 1868 की मेजी पुनर्स्थापना। सदियों से चले आ रहे शोगुन के फौजी शासन को उखाड़ फेंका गया और युवा सम्राट मेजी को असल ताकत सौंपी गई। बस इसी एक घटना ने जापान में क्रांतिकारी बदलावों के सारे दरवाजे खोल दिए। इस पूरे बदलाव के पीछे एक बहुत ही पावरफुल सोच थी। एक नारा था, फुकोकू क्योहे। इसका मतलब था एक अमीर देश और एक मजबूत सेना। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये मेजी सरकार की पूरी नेशनल स्ट्रैटेजी का दिल था। हर पॉलिसी, हर सुधार बस इसी एक लक्ष्य को पाने के लिए बनाया गया था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? अरे, उन्होंने तो सब कुछ बदल डाला। पूरे देश के लिए एक स्कूल सिस्टम बनाया जहां पढ़ना सबके लिए जरूरी था। एक मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड आर्मी खड़ी की, जर्मनी के मॉडल पर अपना संविधान बनाया, और तो और सरकार ने खुद पैसा लगाकर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, जिससे ज़ाइबत्सु जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स खड़े हुए। ये एक तरह से पूरे देश का काया पलट था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये जापान की तरक्की की अविश्वसनीय रफ्तार दिखाती है। मतलब सिर्फ 40 साल से भी कम समय में जापान ने न सिर्फ औद्योगिकरण किया, बल्कि 1895 में अपने विशाल पड़ोसी चीन को और 1905 में एक बड़ी यूरोपियन ताकत रूस को भी जंग में हरा दिया। पूरी दुनिया हैरान रह गई। जापान ने यह साबित कर दिया था कि एक एशियाई देश भी पश्चिमी शर्तों पर एक मॉडर्न पावर बन सकता है। अब जहां जापान इतनी तेजी से आसमान छू रहा था, वहीं चीन की कहानी वो बिल्कुल अलग थी और कई ज्यादा दर्दनाक। जहां जापान ने कुछ दशकों में तरक्की की, वहीं चीन को एक सदी से भी ज्यादा का संघर्ष, बेइज्जती और सिविल वॉर झेलना पड़ा। चीन का मॉडर्न दौर में आना उसकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हुई ब्रिटेन के साथ हुए अफीम युद्धों में एक शर्मनाक हार से। चीन को जबरदस्ती अपने बाजार खोलने पड़े, अपनी जमीन विदेशियों को देनी पड़ी। ये एक ऐसी दर्दनाक और अपमानजनक शुरुआत थी जिसने चीन के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई। तो आखिर इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या था? देखिए, जापान में सम्राट के नीचे पूरा देश एक होकर काम कर रहा था। वहीं चीन में किंग राजवंश कमजोर था, दरबार में गुटबाजी थी और देश अंदर से ही बटा हुआ था। जहां जापान ने आगे बढ़कर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया, वहीं चीन सिर्फ मजबूरी में बहुत धीरे धीरे कदम उठा रहा था। आखिरकार 1911 में सदियों पुराना किंग राजवंश खत्म हो गया, लेकिन लोगों को लगा कि अब शायद स्थिरता आएगी। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। देश और भी गहरे संकट में डूब गया। सत्ता में एक खालीपन आ गया, जिसे भरने के लिए लोकल सैनिक सरदार यानी वॉरलॉर्ड्स आपस में ही लड़ने लगे। नतीजा, चीन दशकों तक गृहयुद्ध और अराजकता में फंसा रहा। इस पूरी उथल-पुथल के अंधेरे से आखिरकार वो ताकतें उभरीं जिन्होंने चीन को एक करने का बीड़ा उठाया। इस अराजकता के बीच से दो मुख्य गुट सामने आए। एक थी नेशनलिस्ट पार्टी यानी कुओमिंतांग और दूसरी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या सीसीपी।
इन दोनों ने पहले तो मिलकर काम किया, लेकिन फिर एक दूसरे के खिलाफ चीन के भविष्य के लिए एक लंबी और खूनी लड़ाई लड़ी। कम्युनिस्ट पार्टी की कहानी में लॉन्ग मार्च एक बहुत बड़ा अध्याय है। ये नेशनलिस्ट से बचने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल करीब 6000 मील का सफर था। इस सफर की मुश्किलों ने ही माओ त्से-तुंग को पार्टी का सबसे बड़ा नेता बना दिया और ये उनके संघर्ष और हिम्मत का प्रतीक बन गया। और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ तय कर दिया, 1949। एक सदी से भी ज्यादा के युद्ध, बंटवारे और तकलीफों के बाद माओ त्से-तुंग की लीडरशिप में कम्युनिस्टों ने सिविल वॉर जीत लिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। चीन आखिरकार एक सरकार के नीचे एकजुट तो हो गया था, लेकिन इस एकता की बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग सफर देखे। एक था रफ्तार से तरक्की का और दूसरा था लंबे संघर्ष के बाद एक होने का। आइए अब एक आखिरी बार इनकी तुलना करके मुख्य बातों को समझ लेते हैं। ये स्लाइड समझिए पूरी कहानी का सार है। जापान में बदलाव बाहरी दबाव की वजह से आया, जबकि चीन में ये एक शर्मनाक हार का नतीजा था। जापान का बदलाव बहुत तेज था, कुछ ही दशकों में हो गया, जबकि चीन का संघर्ष एक सदी तक चला। राजनीतिक तौर पर जापान एक संवैधानिक राजतंत्र बना, जबकि चीन राजवंश के पतन और ग्रे युद्ध से गुजरकर एक कम्युनिस्ट राज्य बना। और आखिर में जापान की सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी परंपरा और नए जमाने में बैलेंस बनाना, जबकि चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही देश को एक करना था। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, ये जो ऐतिहासिक अनुभव हैं, ये आज भी इन दोनों देशों को कैसे प्रभावित करते हैं? उनकी तेज तरक्की और लंबे संघर्ष की यादें आज उनकी दुनिया को लेकर जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उनको कैसे दिशा दे रही हैं?